नमस्कार। आज है 7 नवंबर और दिन है सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करके आपको बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों को मिलता रहेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने लगाई मुहर। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या है मायने। आज सीजीआई यूयू ललित का आखिरी कार्य दिवस। कल होंगे रिटायर। 9 नवंबर को यूयू ललित की जगह नए सीजीआई लेंगे जगह जस्टिस चंद्रचूड़। आपके पासवर्ड पर 1 सेकंड में होते हैं 921 अटैक्स। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में खुलासा। इंडिया 360 में बताएंगे आपको मजबूत और सुरक्षित पासवर्ड बनाने के क्या है तरीके। फर्जी सिम कार्ड लेने वालों पर सख्ती की तैयारी। नया सिम कार्ड लेने के लिए तय होंगे सिर्फ 5 दस्तावेज। अभी 21 तरह के डॉक्यूमेंट्स पर ले सकते हैं सिम। उतार चढ़ाव के बाद बाजार में दिखी शानदार रिकवरी। सेंसेक्स करीब 250 अंक तो निफ्टी में 86 अंकों की तेजी। अच्छे नतीजों के दम पर बैंक निफ्टी 425 अंक चढ़ा। और काशी में देव दीपावली की शुरुआत। 10 लाख दियों से जगमगा रहे हैं काशी के घाट। गंगा किनारे होगा भव्य लेजर शो का आयोजन। तो ये तो रही हेडलाइंस। अब जरा आपको सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी बताते हैं। क्या हुआ आज दिन भर, एक नजर इस पर। देखिए, आज सुबह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए गुड न्यूज आई। माइनिंग लीज मामले में फंसे हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रही खनन पट्टा मामले की सुनवाई निरस्त कर दी। इससे पहले हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को मिले माइनिंग पट्टे की जांच की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। इसके खिलाफ सोरेन और झारखंड सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में पीएल दाखिल कर राजनीति से इसे प्रेरित बताया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन दोनों याचिकाओं को अनुमति दे दी है और जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। हेमंत सोरेन के साथ ही दिल्ली वालों के लिए भी आज राहत की खबर आई। यहां प्रदूषण से मिली राहत के बाद ग्रेड 4 को हटा दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ऐलान किया कि दिल्ली में अब ट्रकों और छोटे माल वाहकों की एंट्री पर रोक नहीं होगी। साथ ही वर्क फ्रॉम होम का फैसला भी सरकार ने वापस ले लिया और सरकार और प्राइवेट ऑफिस पहले की तरह ही पूरी स्ट्रेंथ पर काम करते रहेंगे। साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्राइमरी स्कूल भी 9 नवंबर से खुल सकेंगे, लेकिन अभी स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन दिल्ली में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार और मंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लग सकता है। सिसोदिया के करीबी और आबकारी नीति मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है। अरोड़ा ने शपथ ली कि वो बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। साथ ही अरोड़ा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने की अर्जी भी दाखिल की है। उसकी अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा और उनका बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट उसके बाद तय करेगा कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। दूसरी तरफ यूपी में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी उनको राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने कस्टमर्स को तगड़ा झटका दिया है। अब आपको टाटा की कार खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। कंपनी ने आज से पैसेंजर व्हीकल के प्राइस में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें 0.9% की बढ़ोतरी हुई है। दाम में बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट्स के आधार पर अलग अलग होगी। इससे पहले जुलाई में कंपनी ने कारों के दाम बढ़ाए थे। टाटा को कार बनाने की लिए लागत कॉस्ट
ज्यादा लग रही है और इसके चलते कंपनी ने 6 महीने के भीतर ही दूसरी बार दाम बढ़ाए हैं। चलिए, तो दिन भर का अपडेट आपने ले लिया। अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। सामान्य वर्ग यानी कि ओपन कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम मुहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को संवैधानिक बताया है। इस फैसले का मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जारी रहेगा। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिल सकेगा। चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के दौरान क्या हुआ, जरा आपको यह भी बता देते हैं किस किसने क्या क्या कहा। देखिए, फैसले के दौरान जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा कि 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस माहेश्वरी ने साफ किया कि 50% की यह सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है, इसमें बदलाव आप कर सकते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन किसी तरह का पक्षपात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने सहमति जताते हुए कहा कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के विरोध में जस्टिस रविंद्र भट्ट ने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक उन्हें लगता है। यही था उनकी जो आपत्ति वाला पॉइंट था। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता की भावना को खत्म करता है। इधर चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी जस्टिस भट्ट से सहमति जताई। अब पहले भारत में आरक्षण की पूरी संरचना को भी समझिए। अभी ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है, जो कि कुल मिलाकर 49.5% होता है। यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% के दायरे में है। लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जुड़ने के बाद अपर सीलिंग टूटती नजर आती है। हालांकि केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि वो आरक्षण के 50% बैरियर को नहीं तोड़ रही है। केंद्र ने कोर्ट में दलील दी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है, ये बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। आपको वैसे बता दें कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकतम आरक्षण 50% तक ही रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया था ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लिए ही बची रहे। 1992 के इस फैसले के बाद भी कई राज्यों में 50% की सीलिंग के ऊपर आरक्षण देने की कोशिश हुई है। हालांकि ज्यादातर मामलों में या तो रोक लगी है या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन तमिलनाडु में शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन और राज्य सरकार की नौकरियों में 69% आरक्षण तक दिया जा रहा है। तो कुल मिला के आज का ये जो फैसला है, इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ बदल जाएगा, इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, अब कहा यह जा रहा है कि आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का है, अब उस पूरे मुद्दे पर विराम लग गया है, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं यह विराम नहीं लगा है। दरअसल अब आरक्षण पर एक बार फिर से सोचने, समझने, विचार मंथन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है, जो कुछ जजेस की टिप्पणी के बाद और मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज ये जो फैसला है, ये विवाद का अंत है, परिणति है, या फिर एक नई बहस को जन्म देता है? मुझे देखिए ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 2 जजेस ने कहा, एक तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके स्टेटमेंट को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान सभा में उन्होंने यह कहा था कि आरक्षण एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए और वैशाखी नहीं होना चाहिए, एक सहारा होना चाहिए। दूसरा, ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि रिविजिट करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। दीपक जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब आजादी के इतने वर्षों के बाद, जब आरक्षण जिसको मिला, क्या वास्तव में जो अंडर प्रिविलेज
जिनके लिए आरक्षण बना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जैसा आपने कहा कि एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, और स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन 27%। मैं ऐसा इसलिए कहना चाहूंगा कि संविधान में रिजर्वेशन ओबीसी के लिए 1990 तक बिल्कुल नहीं था। जब संविधान बना तो सिर्फ एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। तो इसीलिए उसके बाद जो इंदिरा साहनी की जजमेंट का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, इंदिरा साहनी की जजमेंट से पहले बीपी सिंह गवर्नमेंट ने जब 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एलॉबोरेटली उसको सुना। 1992 में सिर्फ एक ही बात नहीं थी दीपक जी, जैसा आपने बहुत अच्छे से कहा, बहुत अच्छे से बताया, और भी ऑब्जर्वेशंस थी इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसमें यह भी ऑब्जर्वेशन थी कि गवर्नमेंट रिव्यू करेगी जो जातियां हैं ओबीसी फैक्टर में जो आ रही हैं, कितनी जातियों का सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हुआ, और उनका अगर सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हुआ तो उन्हें रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखेंगे। पॉइंट 1, जिस पर आप आज तक बताइए कोई कार्यवाही हुई हो, वो कार्यवाही होने के बजाय कास्ट विद इन द कास्ट और बना दिया गया और रिजर्वेशन की ग्रीड बढ़ा दी गई। इनफैक्ट कितना लोगों को बेनिफिट मिला इस पर चर्चा ही नहीं हुई। दूसरा पॉइंट, इंदिरा साहनी के जजमेंट ने एक बात यह भी कही कि जो लोग क्रीमी लेयर के लोग होंगे उन्हें रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। एक भी दृष्टांत आज तक ऐसा नहीं मिलता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन रहा है तो क्या वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ रहा है, ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस पर कोई पैमाना तय नहीं हुआ। तीसरी बात, जो 50% कैप की बात हुई, एक टेस्ट इंदिरा साहनी जजमेंट का यह भी था कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए 50%, लेकिन एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, स्ट्रिक्ट रूल में इसको ट्रांसग्रेस किया जा सकता है। जैसा अटॉर्नी जनरल ने अपने आर्ग्यूमेंट के समय पर दीपक जी कहा था कि जो एससी एसटी और ओबीसी है वो ऑलरेडी बेनिफिटेड विथ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय वर्च्यू ऑफ रिजर्वेशन है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के गरीब लोग हैं, जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, 5 एकड़ से कम जमीन है, उनको रिजर्वेशन मानना चाहिए, तभी समानता के मौलिक अधिकार की हम बात कर सकेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद 15 का बेसिक ऑब्जेक्ट है। अब सर इसमें देखिए आपने बहुत अच्छे से समझाया पॉइंट वाइज क्या क्या है। अब इसमें मैं सोशल मीडिया पर बहस देख रहा हूँ, उसी हवाले से ही मेरे सवाल रहेंगे, ये मेरी कोई अपनी राय नहीं है। पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हो रही है, सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त अभी आया है? इसके पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी समाज में वो भेदभाव है, वो विभेद है, अभी शायद उतना अपलिफ्टमेंट हो नहीं पाया। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है जिसको रीविजिट करने की बात जस्टिस ने कही है? देखिए, हमारा संविधान बड़ा प्रोग्रेसिव संविधान है। हमारा संविधान समय के हिसाब से प्रोग्रेसिव चल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के मुताबिक चीज नहीं होती। आजादी के 75 वर्षों के बाद बहुत सी ऐसी जातियां हैं, दीपक जी आप अग्री करेंगे, मैं उन जातियों का ओबीसी कैटेगरी में नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब जातियां ऑलरेडी उस कैटेगरी को पार कर चुकी है सोशली अपलिफ्ट। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए आप, चाहे आप इस तरफ हरित प्रदेश जो आपका है उस तरफ की बात कर लीजिए, दिल्ली के आसपास जो जगह जो और भी कम्युनिटीज हैं आसपास ओबीसी का रिजर्वेशन ले रही हैं, उनको अपलिफ्ट करके रियल मार्जिनलाइज्ड लोगों को विद इन द ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कहा संविधान बनाते समय आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था नहीं की, उन्होंने कहा 10 साल में समीक्षा हो कि क्या जिनको आरक्षण दिया उनकी स्थिति में सुधार हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। आरक्षण जाति धर्म पर नहीं, आर्थिक आधार पर हो। महात्मा गांधी ने जो 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था हरिजन में, उस पर चर्चा हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा, 26 मई 1949 को असेंबली भाषण देते हुए जोर देने पर कहा, जो भाषण देते हुए कहा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आज की तारीख में देखने की जरूरत है। और एक बात और छोटी सी कहना चाहूंगा, जब दिसंबर 1949 में 292 और 94 के तहत मतदान कराया गया दीपक जी, तो उस वक्त 7 में से 5 वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। मौलाना आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन, हुसैन भाई लालजी ने आरक्षण के विरोध में मतदान किया था। यानी उस समय भी ये चर्चा थी। और इसीलिए आज अगर हम देखें तो चाहे रिजर्वेशन किस तरीके से, एक व्यक्ति को 5 बार रिजर्वेशन मिलता है। बच्चा पैदा होगा तो रिजर्वेशन, एडमिशन लेने जाएगा स्कूल में तो रिजर्वेशन,
12वीं पास करेगा तो रिजर्वेशन, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएगा तो रिजर्वेशन, नौकरी में आएगा तो रिजर्वेशन। बट यहाँ पर, हाँ अश्विनी जी, यहाँ पर एक जो आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्यों किसी आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये तो आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए था और आज भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है पिछड़े तबकों को, लिहाजा अभी आरक्षण पर बहस नहीं होनी चाहिए। दीपक जी, संविधान ने कभी जाति के आधार पर आरक्षण देने की वकालत ही नहीं की। बड़े सेलेक्टिवली पॉलिसी मेकर्स ने क्लास वर्ड को कास्ट वर्ड में कन्वर्ट कर, संविधान दीपक जी पर समझिएगा, संविधान का मूल रूप हमेशा कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जातियों के आधार पर, लेकिन यह भी कहता है कि क्लास या क्लासेस, तो क्लासेस में सारे लोग आ जाते हैं, ना कि कास्ट आती है। लेकिन 1992 के केस में जब ये बात आई तो क्लासेस को कास्ट के साथ करते हुए उसको इंक्लूड, इसीलिए जो मूल भावना की बात हम करें वो नहीं चेंज हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको इस विषय पर, एक जो, और अभी आपने कहा कि ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि क्या वास्तव में जिनको बेनिफिट मिला या जो अभी जरूरत है या दूसरी रिबेट तो नहीं शुरू हो जाएगी। ये सब कहीं ना कहीं अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उन लोगों को एक सबसे पहले रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट करवाए रिव्यू करवा के जो रियल डाटा है वो डाटा लेकर आए। क्यों इस 10% रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में इलेक्शन हार चुकी थी, सिर्फ इसलिए हार चुकी थी इसी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि देखिए अब डिस्क्रिमिनेशन बड़ा प्रोग्रेसिव, 103वां अमेंडमेंट है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए जब रिजर्वेशन, मतलब दलित महादलित आपने रिजर्वेशन देने के लिए बना दिया, ओबीसी के तहत आपने कैटेगरीज कर दी। अब तो इस पे अश्विनी जी एक और आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि जब आप ईडब्ल्यूएस को 10% एक्स्ट्रा देने के लिए 50% की लिमिट तोड़ी जा सकती है, हालांकि टेक्निकल जवाब दिया सरकार ने उसका, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर ओबीसी को आप 52% के लेवल तक क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि जब तक आप सर्वे करके कुछ जातियों को या कुछ परिवारों को या क्रीमी लेयर को आगे लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो 27% है वो भी बहुत ज्यादा है। तो पहले आप सर्वे करवाइए और सर्वे करवा के आप जो है पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं बढ़ा सकते। यानी सोशल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे, रिजर्वेशन की ग्रीड बढ़ती जा रही है जी, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? वो होगा दीपक जी जब, ठीक है अश्विनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, और इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये तो हमने किया इस मुद्दे का विश्लेषण। अब आज का एक और मुद्दा जो आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी है, आपका पासवर्ड कितना सुरक्षित है। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर सेकंड में 921 अटैक आपके पासवर्ड्स को तोड़ने के लिए हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट बता रही है। आपका पासवर्ड जितना कमजोर होगा उतना ही आसान उसे हैक करना भी होगा। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट बताती है कि साल दर साल पासवर्ड हैक करने की कोशिशों में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। ऐसे में आप अपने मजबूत पासवर्ड कैसे रख सकते हैं, कैसे आपके साइबर हमले से आपको बचना है। और जरा इमेजिन कीजिए, जिस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक हर मिनट 900 से ज्यादा अटैक हमारे पासवर्ड्स पर हो रहे हैं। एक भी क्रैक अगर हो गया तो सब कुछ खत्म, यही कहा जाता है आजकल, क्योंकि सब कुछ हमारे पासवर्ड के अंदर है। इसलिए रिपोर्ट देखिए, समझिए कैसे सतर्क रहना है। इंटरनेट बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया लॉगिन तक हर जगह आपको मजबूत पासवर्ड रखने की हिदायत दी जाती है। और यह हिदायत मानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर हर सेकंड में 921 अटैक पासवर्ड्स पर हो रहे हैं। महज एक साल में ही पासवर्ड अटैक 74% बढ़ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स पासवर्ड हैक करने के लिए नई नई तकनीक अपना रहे हैं। वो अपनी टेक्निक को लागू करने के लिए अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं। जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने 34 अरब से ज्यादा आइडेंटिटी थ्रेट्स और 37 अरब से ज्यादा ईमेल थ्रेट्स को ब्लॉक किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिमोट मैनेजमेंट डिवाइसेस पर सिर्फ मई 2022 में 10 करोड़ से ज्यादा अटैक्स हुए। पिछले साल के मुकाबले इसमें 5 गुना की तेजी आई है।
माइक्रोसॉफ्ट ने साइबर अपराधियों की तरफ से इस्तेमाल की जाने वाली 10,000 डोमेन को रिमूव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर अपराधी प्रभावी तकनीक अपनाकर प्रोपेगेंडा फैलाने का काम भी कर रहे हैं। अपने अटैक्स के जरिए ये आम लोगों की राय और ध्रुवीकरण करने का काम भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि रैंसमवेयर अटैक काफी ज्यादा बढ़े हैं। रिपोर्ट्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स को फॉलो करना बेहद अहम बताया गया है। आपका डेटा सुरक्षित रखने की दिशा में पासवर्ड सबसे पहला स्टेप है और हैकर्स सबसे ज्यादा अटैक इसी पर कर रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने पासवर्ड्स मजबूत से मजबूत बनाएं। जब भी आप कोई पासवर्ड रखते हैं या फिर बदलते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना है। कभी भी अपना पासवर्ड सीक्वेंशियल न रखें, मतलब आपका पासवर्ड ABCD 1 2 3 4 जैसी सीक्वेंस में ना हो। पासवर्ड में आपकी जन्म तारीख, साल या महीना शामिल ना करें। पासवर्ड में नंबर, शब्द और सिंबल का इस्तेमाल करें। अपने पासवर्ड को जितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें। अपने पासवर्ड को किसी कागज पर लिखकर ना रखें। अपने पासवर्ड को अपने मोबाइल पर सेव करके ना रखें और सबसे जरूरी बात कि वक्त वक्त पर अपने पासवर्ड्स बदलते रहें। सोशल मीडिया हो चाहे बैंकिंग लॉगिन, आपके पासवर्ड को आप जितना मजबूत बनाएंगे उतना सुरक्षित आपका डेटा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जी सिम कार्ड की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। खबर है कि सिम कार्ड को लेकर केंद्र सरकार KYC नियमों को और सख्त करने पर विचार कर रही है। आपको बताएं कि फिलहाल सिम कार्ड लेने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स में से जो दस्तावेज हैं उनको देना होता है, 21 तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन अब ये सरकार जो है उसकी संख्या घटाकर ऑप्शंस की उनको सीमित करने वाली है। 5 से 6 तक लाने पर विचार चल रहा है, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस पर एड्रेस और फोटो पहचान पत्र दोनों होगा। ये नियम इसी महीने के आखिरी तक जारी किए जा सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। भारत में 2025 तक अनुमान यह है कि सालाना कैंसर के 16 लाख मामले आने लगेंगे। कड़वी सच्चाई यह है कि जागरूकता की कमी इस बीमारी के खतरे को और बढ़ा रही है। भारत में कैंसर से हर 10 मरीज में से 7 की मौत हो जा रही है, जबकि विकसित देशों की तुलना करें तो यह आंकड़ा 3 से 4 का है। कमी कितना बड़ा रोड़ा है कैंसर से जंग में, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन अगर समय रहते इसके लक्षणों को पकड़ लिया जाए तो करीब 80% मरीजों की जान बचाई जा सकती है। जागरूकता की कमी इस बीमारी के खतरे को और जानलेवा बना रही है। भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में आंकड़ा 3 से 4 का है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में भारत में कैंसर के करीब 14 लाख मामले सामने आए थे, जबकि 2025 तक इस आंकड़े के बढ़कर सालाना करीब 16 लाख होने की आशंका है। WHO के मुताबिक खराब जीवन शैली और खानपान के साथ शराब और तंबाकू का सेवन, मोटापा और नियमित एक्सरसाइज नहीं करना इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी कैंसर के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहा है। देश में कैंसर के कुल मामलों में से 27% मामले तंबाकू के सेवन के चलते हैं। पुरुषों में कैंसर की बात करें तो इनमें कोलन और रेक्टम कैंसर की हिस्सेदारी 13.25% के करीब है। एसोफेगस कैंसर 10.5% के करीब और पेट के कैंसर की हिस्सेदारी 6.5% से थोड़ा ज्यादा है। वहीं महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर अब 18%, कोलन और रेक्टम कैंसर करीब 16% के करीब है। इसके अलावा महिलाओं में 13.5% के करीब ब्रेस्ट कैंसर के भी मामले हैं। कैंसर के लक्षणों की बात करें तो अचानक वजन कम हो जाना कैंसर के पहले संकेतों में से एक हो सकता है। खासकर पैंक्रियाज, पेट या फेफड़ों में होने वाले कैंसर से पीड़ित लोगों में वजन कम होने की समस्या होती है। इसके अलावा अत्यधिक थकान महसूस करना ल्यूकेमिया और कोलन कैंसर के लक्षण हैं। वहीं ब्रेस्ट कैंसर में गांठ का बनना, स्किन का रंग बदलना या ब्रेस्ट से गंदा तरल पदार्थ निकलना मुख्य लक्षण है। इसके अलावा अगर शरीर के किसी भी हिस्से पर हुए मोल्स या मस्से के रंग या आकार में बदलाव नजर आए तो इसे नजरअंदाज न करें। ये कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। कोई घाव ठीक होने में ज्यादा समय ले रहा हो, उसमें तेज दर्द हो रहा हो तो भी सचेत हो जाएं। कब्ज, दस्त, स्टूल में खून आना कोलोरेक्टल कैंसर के संकेत हो सकते हैं। पेशाब करते समय दर्द के साथ खून आना ब्लैडर और प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इनकी शुरुआती पहचान कैंसर के खतरे को बहुत हद तक कम कर देती है। भारत में बढ़ते कैंसर मरीजों और ज्यादातर मौतों की वजह चिकित्सकों की भारी कमी भी है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 चिकित्सक उपलब्ध है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 100 मरीजों पर 1 चिकित्सक है।
यानी कि भारत से 20 गुना ज्यादा। लेकिन इसके बावजूद कैंसर का सबसे बड़ा खतरा इसके प्रति जागरूकता में कमी है, यानी अवेयरनेस कैंसर के खतरे से निपटने का एक बड़ा और अचूक उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के बाड़मेर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की अखबार पढ़ते पढ़ते हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं बिहार के गोपालगंज में सड़क पर टहलते टहलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अस्पताल में सोफे में बैठकर अखबार पढ़ते इस युवक को देखिए। हमारे पास मौजूद वीडियो में ठीक 15 सेकंड बाद इस युवक ने अचानक अखबार बगल में रख दिया और अगले 3 सेकंड में सोफे पर ही बाईं तरफ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद सोफे से गिरकर जमीन पर आ गया। वहां एक रिसेप्शनिस्ट मौजूद थी जो युवक के पास गई। उसने कुछ लोगों को बुलाया। पता चला कि युवक नहीं रहा, इसकी मौत हो चुकी है। बेहद हैरान करने वाला यह मामला राजस्थान के बाड़मेर का है, जहां एक युवक हॉस्पिटल के अंदर अपने दांतों के इलाज के लिए गया था। वीडियो में देखिए, युवक अखबार पढ़ते पढ़ते ही सोफे पर गिर गया। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने दिलीप को डॉक्टर के पास पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। बिहार के गोपालगंज में भी बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सड़क पर टहल रहे व्यक्ति की पलक झपकते ही मौत हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक आदमी रात को टहल रहा है। उसके हाथ में एक थैला भी है। सामने से आ रहे एक युवक को थैला देकर वो आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद ही पैर लड़खड़ाता है और उसकी मौत हो जाती है। मृतक का नाम अलाउद्दीन था। इनकी उम्र लगभग 50 साल थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक अलाउद्दीन दुबई में रहते थे। हाल ही में अपने बेटे की शादी के लिए गोपालगंज आए हुए थे। उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। कोरोना महामारी के बाद देश भर में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ गए हैं। केवल बुजुर्गों को ही नहीं, बल्कि यह युवाओं को भी अपना शिकार बना रहा है, जो वाकई चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मौसम चुनाव का है, तो हर मुद्दा भी इन दिनों चुनावी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम जीते तो इस कानून को बनाएंगे, और बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक पक्ष ऐसा भी है जो बोलने में हिचक रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की तरह बीजेपी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ठीक चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चला। कहा दोनों राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। गुजरात में कमेटी बनाने का ऐलान किया, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का संकल्प लिया। जहां जब हम तय करते हैं स्टेट वाइज, हम इसको कर रहे हैं, तो ये पार्टी का इंटरनल स्ट्रेटजी का मामला है। लेकिन निश्चित रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हम कमिटेड हैं, और यहाँ बात आई तो लोगों ने इस बात को आगे रखने का प्रयास किया है। लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कहा ये सब बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही है। आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो क्या जहां पर जिन बस्तियों में, जिस गांव में दलित, अल्पसंख्यक समाज और आदिवासी रहते हैं, वहां डेवलपमेंट हुआ? और फिर कैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू भाइयों को मिलते हैं, मुसलमान ईसाइयों को मिलना चाहिए? तो आदिवासियों का कल्चर क्या होगा? तो ये सब चीज़ें चुनाव में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, देखिए मिस गवर्नेंस की वजह से मोरबी में 140 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 50 बच्चे थे। उसको छुपाने के लिए, बेरोजगारी को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, तनख्वाहें कम हो रही हैं, सबको छुपाने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं। वहीं कांग्रेस कश्मकश में है। कांग्रेस खुलकर हाँ या ना नहीं कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सबकी सहमति से होना चाहिए। हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अगर एक सहमति और कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो, और उसके बाद बहुत हद तक वो सहमति अधिकतर दिखे। लेकिन आप इस प्रकार के धूल झोंकने वाले, बरगलाने वाले, मूर्ख बनाने वाले वक्तव्यों को इसका समर्थन चाहते हैं?
विपक्ष का आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उछालकर बीजेपी चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे अपना पुराना मुद्दा बता रही है। अब देखना ये होगा कि चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज वोटर्स पर असर डालती है या नहीं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ा है और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पड़ने वाला है। सुकेश ने वकील के जरिए लेटर दिल्ली के एलजी को भेजकर सीबीआई जांच की मांग की है, तो सुकेश के इसी नए लेटर बम पर बीजेपी एक बार फिर से केजरीवाल पर हो गई है हमलावर। जिस शख्स पर महाठग वाली मोहर लग चुकी है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा रहा है। जालसाजी और ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल की हवा खा रहे सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को भेजे लेटर में लिखा है, केजरीवाल ने मुझे महाठग कहा है और ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी इलेक्शन में मुझे आगे रख रही है। ये सब बातें मुद्दा भटकाने के लिए है। अगर मैं महाठग हूं तो 2016 में कैलाश गहलोत के असोला के फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल से कुछ और सवाल भी पूछे हैं। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, केजरीवाल मुझसे बीकाजी के हयात होटल में मिले और कर्नाटक तमिलनाडु से 20 से 30 लोग लाने को कहा जो 500 करोड़ रुपए पार्टी को दे सकें और 50 करोड़ देने पर मुझे राज्यसभा की नॉमिनेशन की बात कही। सुकेश की इस चिट्ठी के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने है। जेल में तुम्हारा जेल मंत्री बैठा है, अंदर से तुम एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हो, 500 करोड़ की मांग रखते हो, 30 लोग इकट्ठे करके लाओ जो 500 करोड़ देंगे। अरे हमने सुना था आज तक गैंगस्टर्स ये काम करते हैं कि उनके पास फोन होता है, फोन स्मगल किया जाता है और गैंग्स ऑपरेट करते हैं जेल के भीतर से। या तो तुम्हारा मंत्री जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहा है, ये काम तुम दिल्ली में करके आए हो। हम बता रहे हैं ना दुनिया में कि तुम क्या काम कर रहे हो, कि तुम्हारा मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जेल मंत्री है, उसी जेल में बैठकर अंदर से रैकेट चला रहा है। ये काम तुम करके आए हो। अरे सोचो, महाठग व्यक्ति से कोई पैसा निकलवा के उगराही कर सकता है, उससे बड़ा ठग होगा कोई? गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह हार रही है। पहले बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए वो कभी सीबीआई का सहारा लेते थे, कभी ईडी का, कभी एलजी साहब का, कभी दिल्ली पुलिस का, पर अब उनकी छटपटाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि उनको इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी के जरिए दिल्ली के एलजी से मांग की है कि वो सीबीआई जांच कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवंबर की शुरुआत के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ों तक का मौसम बदलने लगा है। शरद ऋतु का ये मौसम न सिर्फ पहाड़ों की रौनक वापस लेकर आता है, बल्कि सैलानी भी इस रौनक को देखने के लिए खींचे चले आते हैं। और इस साल तो अब तक 25 लाख से ज्यादा सैलानी कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, जो बीते 75 साल में सबसे ज्यादा है। उत्तर भारत की हवाओं में थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होने लगी है। ये ठंड बता रही है कि देश में शरद ऋतु ने दस्तक दे दी है और इस नई ऋतु के साथ ही पहाड़ों पर सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध मुगल बागों में जबरवा पहाड़ियों के तले इन चिनार के पेड़ों के पत्तों ने एक लाल कालीन बिछा दिया है। निशात बाग, शालीमार बाग, नसीम बाग और चिनार बाग में पर्यटकों की भारी भीड़ इन खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए और इन लुभावनी खूबसूरत पहाड़ियों पर तस्वीरें लेते हुए देखी जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद आया हूँ मैं यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और सेम एज कनाडा, इवन मोर ब्यूटीफुल। सरकार ने शरद ऋतु के दौरान घाटी में आने वाले सैलानियों के लिए विशेष त्योहारों की भी घोषणा की है। सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष व्यवस्था की है ताकि कश्मीर आने वाले लोगों को आराम मिले। पर्यटन की दृष्टि से यह पहले से ही एक बम्पर सीजन रहा है। इस साल अब तक 25 लाख से ज्यादा सैलानी कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और ये गिनती पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छा है, ऐसा रेड कारपेट है इस टाइम पे बिछा हुआ।
स्पेशली सब यहाँ पे आके फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहे हैं ताकि अपने इंस्टा पे शेयर कर सकें या अपने फेसबुक पे शेयर कर सकें। तो बहुत अच्छा, मेरी डॉटर्स ने भी इसको पिक किया कि मैं घर लेके जाऊँगी इन फ्लावर्स को, इन लीव्स को, ताकि मैं इन पे पेंटिंग कर सकूँ और किसी को डेडिकेट गिफ्ट्स कर सकूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आज मैं रियलिटी में देख रही हूँ इन लीव्स को, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कितने ओरिजिनल फ्लावर्स भी ये लीव्स होते हैं। तो उस टाइम तो हमने फिल्मों में देखा था, लास्ट मैंने मोहब्बतों में ही देखा, सबको यही पता है कि उसी मूवी में था ये। तो अब ये देखने को मिल रहा है रियलिटी में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कश्मीर घाटी में भले ही मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है, लेकिन हिमाचल और कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है और ये बर्फबारी भी सैलानियों को घाटी की ओर खींचने में मददगार साबित हो रही है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते के पहले दिन बाजार में हरियाली दिखी। सेंसेक्स 234 अंक चढ़कर 61,185 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 85 अंक चढ़कर 18,202 पर बंद हुआ। आज ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत थे। बाजार की शुरुआत दमदार हुई, लेकिन खुलते ही पहले घंटे में बाजार ने मजबूती गंवा दी। दिन के दौरान ये गिरावट थोड़ी गहराती नजर आई। दोपहर से बाजार में हल्की फुल्की रिकवरी आने लगी। आखिरी घंटे में मजबूती लौट आई और निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। और मार्केट में आज किस तरह का एक्शन था, पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, मार्केट में आज भी आपको बढ़िया तेजी देखने के लिए मिली। भले निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी बैंक ले लीजिए, यहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने के लिए मिली। अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की अगर सूची देखी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे SBI, BPCL, टाटा मोटर्स और आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक दिखेंगे जो इन टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची में है। अगर टॉप निफ्टी लूजर्स की अगर सूची देखी जाए तो इस सूची में आपको नाम दिखेंगे एशियन पेंट्स, सिप्ला, बजाज फिंसा और सन फार्मा जैसे स्टॉक हैं जो इस लूजर्स की सूची में है। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? धनलक्ष्मी बैंक फोकस में रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा, PSU बैंक की अगर आप बात करेंगे तो वो सभी फोकस में है। NIIT की बात करेंगे, वहां पर भी फोकस में है। 12% जो उसमें उछाल आया। ब्रिटानिया जो नतीजों के चलते, काफी बढ़िया नतीजों के चलते 9% का अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा। डिवीज लैब भी अगर नतीजों में रहा, क्योंकि उसमें आपको 9% के आसपास की गिरावट देखी, क्योंकि वो रिजल्ट आए उसका इंपैक्ट वहां पर आता हुआ दिखा। अब उसके अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाए तो उसमें आपको RVNL, JM फिनेंशियल, GE शिपिंग और IRB इंफ्रा जैसे स्टॉक दिखेंगे जो गेनर्स की सूची में रहे। और उसके अलावा अगर लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको नाम दिखेंगे मैरिको, वेदांता, अलंबिक फार्मा और इंडिगो पेंट्स जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी या इंडेक्स लेवल पर देख लीजिए या छोटे स्टॉक्स में देख लीजिए, आपको आज थोड़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली। और अब बात करते हैं अमेरिकी बाजार की, वहां पर किस तरह का कारोबार चल रहा है। हालांकि भारतीय बाजार कल बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी बाजारों पर सबकी नजर रहेगी इस पूरे पीरियड के दौरान। तो आप देखिए, मिले जुले संकेत अमेरिकी बाजार से आ रहे हैं। फ्लैटिश लगभग डाउ जोन्स नजर आ रहा है। मामूली बढ़त 32,430 के स्तर पर फिलहाल कारोबार करता नजर आ रहा है। इनफैक्ट हल्की गिरावट नैस्डैक में भी है 10,446 के स्तर पर, और इसी तरह की हल्की फुल्की बढ़त के साथ 3,775 के स्तर पर S&P भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अमेरिकी बाजारों का हाल। तो जैसा हमने बताया कि कल तो बाजार बंद है, लेकिन बुधवार को बाजार में कहाँ नजर रखी जाए, इस पर बातचीत करने के लिए ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, परसों के लिए आपकी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, माहौल तो बहुत अच्छा बना और आज जिस तरीके से मार्केट पहले खुले, अच्छे खुले, फिर नीचे आए मार्केट, फिर वापस से बाउंस बैक किया और 3 बजे के लगभग जब मार्केट अच्छा खासा 18,200 के ऊपर जाने में सक्षम हुआ, हालांकि बंद वहीं आसपास हुआ है, बट ये एक बात बहुत बढ़िया लगी थी कि आज अनिल जी ने ये बोला था कि 3 बजे के लगभग अगर 200 के ऊपर बंद होता है तो माहौल बहुत बढ़िया बनेगा और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हो जाती वो, बट चूंकि कल मार्केट्स बंद है इसीलिए, और प्लस आज एक बड़ा इवेंट भी है यूएस में, तो उसकी वजह से थोड़ा मार्केट जरूर से आज थोड़ा लैकलस्टर था, बट फिर भी मिड कैप स्मॉल कैप में गजब का माहौल बना हुआ है। PSU बैंक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, PSU स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे ध्यान देना चाहिए। उन चार्ट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स। अब ऐसा लगने लगा कि वहां पे अब एक ऐसे समय आने वाला कि 15-20 दिन तक बहुत बड़ी रैली आ सकती है और निफ्टी हो सकता है एक रेंज में घूमे और स्टॉक्स चलेंगे, वैसा एक माहौल बना हुआ है। सो मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल पे भी, जब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के समय एक बार फिर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए आगे बढ़ें और कुछ
अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस सब के बीच अब सबकी निगाहें भारत की तरफ टिकी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर युद्ध के बीच पहली बार रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। जयशंकर के रूस दौरे को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या भारत युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या भारत मध्यस्थ बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जा रहे हैं। जयशंकर 2 दिन रूस में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध होगा। जयशंकर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे या नहीं, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटुरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक तय है। करीब 2 महीने पहले समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिना लाग लपेट के साफ लफ्जों में कहा था कि ये दौर जंग का नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि क्यों रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत मध्यस्थ बन सकता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री को सच्चा देशभक्त बताते हुए उनके नेतृत्व की तारीफ की थी। गौर करने वाली बात है कि पुतिन ने ये तारीफें एस जयशंकर के रूस दौरे से ठीक पहले की हैं। तो क्या भारत रूस को युद्ध खत्म करने के लिए समझा पाएगा? जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से पुतिन भारत के मुरीद हो गए हैं। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत हमेशा तटस्थ रहा। यहाँ तक कि रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में नहीं आया। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर यूरोपीय देशों को आईना भी दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति के चाणक्य कहे जाने वाले जयशंकर की कूटनीति का पूरा दुनिया लोहा मान चुकी है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जयशंकर की जमकर तारीफ कर चुके हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायर, और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? आज दुनिया खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि काला सागर में बंदरगाहों से अनाज की शिपमेंट की जाए। पूरी दुनिया में अनाज का संकट पैदा होने पर भारत ने ही रूस को इस करार में शामिल होने के लिए राजी किया था। आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। एस जयशंकर ने आखिरी बार रूस की यात्रा जुलाई 2021 में की थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जयशंकर रूस से लौटकर अच्छी खबर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर हम ले रहे हैं तंजानिया से, जहां एक प्लेन झील में क्रैश हो गया। प्लेन के पीछे का हिस्सा ही सिर्फ नजर आ रहा है। अफ्रीकी देश तंजानिया में आज सुबह यात्रियों से भरा प्लेन लैंडिंग से पहले क्रैश होकर अफ्रीका की सबसे बड़ी झील में गिर गया। तंजानिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा का पूरा प्लेन झील में डूब गया। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले ही यात्रियों से भरा विमान झील के अंदर क्रैश हो गया। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के बुकोबा शहर में यह हादसा हुआ। तंजानिया के सबसे बड़े तटीय शहर दार एस सलाम से यात्री विमान प्रिसाइसन एयर फ्लाइट बुकोबा शहर की ओर उड़ा था। विमान में 2 पायलट समेत 43 यात्री सवार थे। विमान बुकोबा एयरपोर्ट के करीब लैंडिंग की तैयारी में था
बुकोवा एयरपोर्ट लेक विक्टोरिया के करीब मौजूद है। उस वक्त विमान हवा में सिर्फ 100 मीटर यानी 328 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उस वक्त मौसम खराब था, बारिश हो रही थी। ठीक उसी वक्त विमान ने नियंत्रण खो दिया और प्लेन सीधा लेक विक्टोरिया में जा गिरा। Hiyo ndege ikiwa kama mita 100 imepata taharuki kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa mbaya katika eneo letu, ilikuwa inanyesha, kwa hiyo ikapungukia kwenye maji. Sasa hivi kila kitu kipo under control. Mkuu wa jeshi la uokoaji na zimamoto la mkoa wa Kagera, प्लेन पूरा झील में डूब गया। प्लेन की सिर्फ टेल ही नजर आ रही थी। मछुआरों की मदद से तुरंत रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। 43 में से 26 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों पायलट भी सुरक्षित थे, लेकिन वो कॉकपिट में फंसे हुए थे। वो कॉकपिट से स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे। इस हादसे में कितने लोग घायल हुए या किसी की मौत हुई है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ni kweli kuna ajali imetokea katika mkoa wetu wa Kagera na tukio liko under control. Vyombo vya ulinzi na usalama viko under control, vinafanya management ili kuokoa watu. Kuna watu ambao tayari tumeshawaokoa na mwishoni tushaokoa wote na kisha itoa ndege hapo, tutatoa taarifa sana। ऐसा माना जा रहा है कि प्लेन का लैंडिंग गियर फंस गया था, शायद इसलिए लैंडिंग के वक्त प्लेन झील में जा गिरा। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इस झील में प्लेन के क्रैश होने से अफरा तफरी मच गई। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन ने लोगों से फंसे हुए यात्रियों की सलामती की दुआ की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में अचानक इमरान खान के साथ एक्टर शाहरुख और सलमान खान की बातें हो रही हैं। शाहबाज सरकार के एक सीनियर नेता इमरान खान को बॉलीवुड के एक्टर्स से बड़ा कलाकार क्यों कह रहे हैं? इस्लामाबाद में अचानक इमरान खान की एक्टिंग के चर्चे कौन कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इमरान खान पर हमले को 4 दिन बीत गए। पूरी कोशिश करके भी इमरान एक एफआईआर नहीं करवा पाए। अब जाकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और शहबाज सरकार इस पूरे मामले को इमरान की एक्टिंग बता रही है। सेना के अफसर पर एफआईआर कराने की इसी जिद ने इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब पाकिस्तान में इमरान को खामोश कर दिया गया है। पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल अब इमरान का लाइव भाषण नहीं दिखा सकता। अभी तक हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा पाए। और एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए? क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है, हम तैयार हैं। आजकल इमरान सोशल मीडिया पर अपने बयान जारी करते हैं। बड़ी मुश्किल से ये बयान पाकिस्तानी जनता तक पहुंचता है और पाकिस्तानी मीडिया पर इमरान के हर बयान की काट रखी जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया भले ही नहीं समझ पाया, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक को अच्छी तरह पता है पाकिस्तान में रहकर कोई पाकिस्तानी सेना पर एफआईआर नहीं कर सकता। जनरल बाजवा ने एक एफआईआर के मुद्दे पर इमरान को उनकी हैसियत बता दी। इमरान समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में रहकर कोई बाजवा से पंगा नहीं ले सकता। जनरल बाजवा ने इशारा किया तो इमरान खान एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। लॉन्ग मार्च करके शहबाज शरीफ को मजबूर नहीं कर पाए। अब इमरान के समर्थक एक बार फिर फैसलाबाद हाईवे पर जमा हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सिंध और फ्रंटियर पुलिस को मदद के लिए बुलाने का लेटर लिखा। इस्लामाबाद के रेड जोन में सुरक्षा और बढ़ाई गई। सेना को भी अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं। बुधवार को इमरान खान फिर लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, पर इमरान की मुसीबत अब दोगुनी हो गई है क्योंकि आर्मी अब शहबाज के साथ जाती दिख रही है। हिंदुस्तान के सुना है कि अदाकार बड़े टॉप दर्जे के अदाकार हैं। वो अपने अदाकारों की एक्टिंग से इतने शायद एंजॉय नहीं किया होगा उन्होंने जितना कि आज हमारे इस एक्टर की एक्टिंग से उसने एंजॉय किया।
ये है हिंदुस्तान की पोजीशन। इससे ज्यादा एंजॉयमेंट जो है इंडिया के लोगों की और उनकी इदारों की और नहीं हो सकती जो इस प्रोग्राम उनकी हुई है। गोली लगी है, गोलियों के टुकड़े लगे हैं। बम का टुकड़ा तो होता है, गोली का टुकड़ा नहीं होता है। 5-6 दिनों में मुश्किल से लाहौर से गुजरावाला पहुंचता है। गोली लगती है, इतनी तेजी से दौड़ता है कि 1 घंटे में लाहौर। इमरान खान ने जनता का सपोर्ट लेने के लिए व्हील चेयर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर शहबाज सरकार ने इसे इमरान की नौटंकी बताया। अब पाकिस्तान में यही चर्चा है कि इमरान को हमले का 100% फायदा नहीं मिला और इस्लामाबाद ने इमरान की नौटंकी एक्सपोज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने अमेरिकन कॉमेडियन कैथी ग्रिफिन का ट्विटर अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर दिया है। ग्रिफिन का अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे वजह मस्क का नाम और डीपी कॉपी करना बताया गया। कैथी का हैंडल तो उनके अपने नाम से ही था, लेकिन उन्होंने अपना डिस्प्ले नेम एलॉन मस्क कर दिया था। आपको बताएं कि ट्विटर के नए नियमों के मुताबिक जानबूझकर किसी के अकाउंट की नकल करने पर यूजर्स का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं एक अन्य अमेरिकी सुपरमॉडल गिगी हैडिड ने ट्विटर प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।